आज की चर्चा एडी की दरारों के बारे में है। फटी एड़ियां, जिन्हें एडी की दरार या कभी कभी त्वचा की दरार के रूप में भी जाना जाता है, एडी के पीछे की दरारें होती हैं, आमतौर पर दोनों एड़ियों पर। कुछ लोगों के लिए यह एक पुरानी समस्या हो सकती है, जो खतरनाक से ज्यादा परेशान करने वाली होती है। हालांकि मधुमेह रोगियों या खराब रक्त संचार वाले लोगों या प्रतिरक्षात्मककारी बीमारियों वाले लोगों जैसे ऐनी लोगों के लिए इस समस्या के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कभी कभी दरारें बहुत दर्दनाक हो सकती हैं। त्वचा की दरारें शरीर के अधिकांश हिस्सों में हो सकती हैं, लेकिन वे पैरों और हाथों पर सबसे आम हैं। दर्दनाक एडी की दरार का क्या कारण है? निम्नलिखित स्थितियों में एड़ियों पर दरारें सूख जाएंगी और अंततः फट जाएंगी। सरल शुष्क त्वचा, जिसे ज़ेरोसिस के रूप में जाना जाता है। दूसरा, त्वचा की बाधा या सुरक्षात्मक कार्य में व्यवधान, जिसके कारण एपिडर्मिस से पानी की कमी बढ़ जाती है, जो त्वचा की बाहरी परत होती है। सर्दियों के दौरान देखी जाने वाली कम आर्द्रता त्वचा को सूखा सकती है और फट सकती है। आनुवंशिकी, कुछ लोगों को बस सूखी त्वचा की समस्या होती है। मूत्रवर्धक, पानी की गोलियां लेने वाले लोग शरीर से पानी खो देते हैं, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है। पसीने की ग्रंथि की गतिविधि में कमी से भी सूखी त्वचा हो सकती है। इसके अतिरिक्त डिस्केराटोसिस नामक एक स्थिति, जो त्वचा की केराटिन परत का असामान्य गठन है, जो सूखी, कठोर त्वचा है। शिरापरक ठहराव, एक्जिमा, मधुमेह, हेपोथायरॉयडिज्म, डूम सिंड्रोम, गुर्दे की बीमारी, लिम्फोमा और कुपोषण सहित चिकित्सा स्थितियां भी ईडी की दरारों के अग्रदूत हो सकती हैं। एक ऐनी कारण एजेंट वे लोग हैं जो बेकल्स जूते पहनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि यह स्थिति अधिक वजन वाले लोगों और अन्य लोगों में अधिक प्रचलित है जो बेकल्स जूते पहनते हैं। नियमित जूते जिनमें पीठ होती है, एडी को कप के आकार का रखते हैं। दूसरे शब्दों में, एडी क्षेत्र की त्वचा और वसा एक साथ दब जाती है और चून की कठोर त्वचा स्वस्थ त्वचा नहीं होती, इसलिए ये फटने लगेगी और एडी में दरारें बन जाएंगी। अंत में, मोटापा। जाहिर है, आप जितने भारी होंगे, एडी की चर्बी और त्वचा उतनी ही पार्श्विक रूप से विस्थापित होगी, भले ही आप पीठ के बाल जूते पहने। इससे त्वचा पर दबाव पड़ता है और एडी फैट जाती है। फिर सवाल यह उठाता है कि एडी में दरारें क्यों बड़ी बात है? अच्छा, बहुत से लोग इसे कॉस्मेटिक रूप से अस्वीकार्य पाते हैं, खासकर महिलाएं जो बहुत ही शानदार जूते पहनती हैं। कुछ लोगों को एडी में दरारें दर्दनाक लगती हैं। शुरू में, जब त्वचा फटने लगती है, तो बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे दरार गहरी होती जाती है और लंबी होती जाती है, यह अंततः स्वस्थ त्वचा को प्रभावित करती है और दर्द करने लगती है। यह आपके शरीर पर होने वाले किसी भी एनीजीएचएवी के समान है, सिवाय इसके कि आप यूएस पर चल रहे हैं, जो इसे और अधिक दर्दनाक बना सकता है। ये कहानी और भी उलझ जाती है क्योंकि ये एडी की दरारें संक्रमित होने की बहुत अधिक संभावना होती है। एक बार जब वे संक्रमित हो जाते हैं, तो वे और भी अधिक कोमल हो जाते हैं, अनामे से पानी बहाना शुरू हो जाता है और वह क्षेत्र लाल हो जाता है, जिसे सेल्यूलाइटिस के रूप में जाना जाता है। ये देखने के लिए बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है कि यह कितनी आसानी से हो सकता है। पैर आमतौर पर शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में गंदे आसपास के वातावरण के अधीन होते हैं और बैक्टीरिया आसानी से इन दरारों पर आक्रमण कर सकते हैं। अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति में इस समस्या का आसानी से समाधान किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, मधुमेह या पैरों में खराब रक्त संचार वाले व्यक्ति या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में जो संक्रमण के प्रति अनेकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है, ये छोटी सी समस्या एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ईडी की दरारों के लिए कुछ उपचार क्या हैं? ये बताना जरूरी है कि बहुत से लोग जिनकी एडी में दरार के साथ या बिना दरार के लगातार सूखापन रहता है, उन्हें पता नहीं होता कि इस सूखेपन में उन्हें एथलीट फूट भी हो सकता है। एथलीट फूट की सूखी पपदीदार त्वचा की दरारें बढ़ाएगी। कभी सोचा है कि आप अपने पैरों पर ढेर सारा ड्राई स्किन लोशन क्यों लगाते हैं और एड़ियां कभी ठीक नहीं होती? यही कारण है, आप एथलीट फूट पर हमला नहीं कर रहे हैं। इस कारण से, मैं आमतौर पर एक इमोलिएंट और एक एंटीफंगल क्रीम को एक साथ मिलाकर दिन में 2 बार लगाने की सलाह देता हूँ, आमतौर पर 3 या 4 सप्ताह तक।
अधिक प्रतिरोधी मामलों के लिए मैं मौखिक एंटीफंगल एजेंट का भी उपयोग कर सकता हूँ। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आमतौर पर एथलीट फूट को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसे ठीक कराना बहुत कठिन हो सकता है। एक और परिदृश्य जो मैं देखता हूँ वह है लोग जो पूरे दिन काम के जूते पहनते हैं और अनेक पैर पसीने से तर होते हैं। आमतौर पर ये लोग रात में जूते को अलमारी में फेंक देते हैं और अगले दिन उन्हें पहनते हैं। यदि एथलीट फूट समस्या का हिस्सा है तो जूते को रात में हवा में रहने देना चाहिए, या तो खुली खिड़की के पास या पोर्च के पीछे रखकर, ताकि हवा जूते के अंदर जा सके। जूते के अंदर एंटीफंगल एजेंट का छिड़काव कराना भी एक अच्छा विचार है। जैसा कि पहले बताया गया है, अगर आप ओपन बैक जूते पहनने पर जोर देते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी एडी की दरारें कभी ठीक नहीं होंगी। ठंडा मौसम समस्या को और भी बदतर बना देता है, क्योंकि मौसम जितना ठंडा होता है हवा में नमी उतनी ही कम होती है और त्वचा उतनी ही अधिक सुखाती है। कई मामलों में ओपन बैक जूते से बचाना और केवल बैंड जूते पहनना समस्या का समाधान नहीं कराता है, क्योंकि बैंड जूते में एडी के नीचे की चर्बी अभी भी बहुत अधिक पार्श्विक रूप से फैलती है। एडी के नीचे की चर्बी को बनाए रखने और त्वचा को ठीक होने देने का सबसे अच्छा तरीका प्लास्टिक की एडी के कप का उपयोग कराना है। जिन लोगों की एडी बहुत मोटी और फटी हुई है, जैसे कि स्क्रीन पर तस्वीर में दिखाई गई एडी, उन्हें दरारों को साफ करवाने की आवश्यकता हो सकती है। पोडियाट्रिस्ट को बुलाया जाना चाहिए। इससे दरारों की गहराई कम हो जाएगी और अनामे खून बहाने या संभवतः संक्रमित होने की संभावना कम हो जाएगी। केराटोलिटिक एजेंट के रूप में जाने जाने वाले सामयिक एजेंट भी हैं। फिर से, अगर कैलास इतना गंभीर है कि ग्रोथ को हटाने से भी कैलास से छुटकारा नहीं मिल सकता है, तो मैं आमतौर पर केराटोलिटिक एजेंट या क्रैक हील क्रीम की सलाह दूंगा, जो दवा की दुकानों या इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। फिर मैं रोगी को सोते समय इसे लगाने के लिए कहता हूँ। लगाने के बाद मैं रोगी को दवा के बेहतर प्रवेश की अनुमति देने के लिए क्षेत्र को और अधिक नमी देने के प्रयास में एडी को प्लास्टिक की थैलियों और ढीले मोजों से ढकने के लिए कहता हूँ। केराटोलिटिक एजेंट आमतौर पर कठोर त्वचा को घोलने में मदद कराता है। मेरी पसंदीदा क्रीम वह है जिसमें यूरिया होता है, क्योंकि यह बहुत कठोर सूखी त्वचा को घोल देगा। यूरिया युक्त ओवर द काउंटर उत्पाद हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन यूरिया अधिक सांद्रता वाला होता है और निश्चित रूप से बेहतर काम कराता है। कुछ लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और दुर्भाग्य से अधिकांश क्रीम और इमोलिएंट पेट्रोलियम उपोत्पादों से बने होते हैं और क्रीम की गंध या स्थिरता को बदलने के लिए अनमेन कई सिंथेटिक TATV मिलाए जाते हैं। आप में से जिनकी त्वचा संवेदनशील है, वे शिया बटर आजमा सकते हैं। ये यौगिक सदियों से मौजूद है और बहुत प्रभावी हो सकता है। कैलास ऊतक के आकार को कम करके आप दरार की गहराई को भी कम कर रहे हैं, और इससे उन्हें बेहतर महसूस होगा और उन्हें बैंड कराना आसान होगा। कुछ डॉक्टर दर्द को कम करने के प्रयास में दर आयरन को बैंड करने के लिए क्रेजी ग्लू की सलाह देते हैं। मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, क्योंकि अगर दरार में संक्रमण होता है, भले ही हल्का हो, तो आप अनिवार्य रूप से त्वचा में संक्रमण को चिपका रहे होंगे और यह नाटकीय रूप से खराब हो जाएगा। अगर एडी की दरार में संक्रमण हो जाता है तो यूज भी संबोधित किया जाना चाहिए। हल्के संक्रमण के लिए ड्रेसिंग के साथ दिन में 2 बार लगाए जाने वाले बेसिट्राइसिन मलहम जैसे सामयिक मलहम मददगार होते हैं। मेरी सिफारिश है कि एक क्यू-टिप लें और दवा को दरार में ही लगाएं, क्योंकि चूंकि बेसिट्राइसिन एक मलहम है, इसलिए यह क्षेत्र को नरम करने में भी मदद करेगा। अधिक गंभीर संक्रमण या जोखिम वाले लोगों के लिए मौखिक एंटीबायोटिक्स आवश्यक हो सकते हैं। ध्यान रखें कि इप्सम साल्ट या बोरिक एसिड में अपने पैरों को भिगोने से केवल स्थिति और खराब होगी, क्योंकि नमक त्वचा को शुष्क कर देता है। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये पुरानी बीमारियां होती हैं। भले ही आप दरारें ठीक कर लें, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वे फिर से हो जाएं। अपने पैरों की उचित देखभाल कराना जरूरी है।